हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ठीक है, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर में दे रखी है। ठीक है, और इस बार इस टॉपिक से जो आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था वो सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब लोग बड़ा पहले स्पेकुलेशंस कर रहे थे कि भाई सेकंड ग्रेड में पोएम्स आ चुकी है तो अब 60 नंबर्स का कंटेंट जो होगा ना वो पोएम से ही आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ जो टोटल कंटेंट आया था जो पोएम से आया था, पोएम से शायद 15 नंबर का कंटेंट ही आया था। ठीक है, और फाइव क्वेश्चंस आपके आए थे ड्रामा और नॉवेल्स में से। ठीक है, तो मोस्टली 15 to 20 क्वेश्चन तो उस टॉपिक में से आए थे और बाकी ये 10 जो क्वेश्चन है ये इस पोएम में से आए थे और शायद जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अब हम अगर 10 दिन या 15 दिन पूरा इस पोएम को डीप एनालिसिस करें तो ये प्रूडेंट रहेगा क्या? आई डोंट थिंक सो ये प्रूडेंट रहेगा। ठीक है, उससे अच्छा हम क्या करें, हम जो टॉप एमसीक्यू है ना हम वो कर लेते हैं। ठीक है, जो क्रक्स है, जो थीम्स है, जो और टू बी वेरी ऑनेस्ट जो ये मैंने नोट्स बनाए थे आरपीसी सेकंड ग्रेड के पहले ही बनाए थे। ठीक है, लेकिन मैं इसे अपलोड कर नहीं पाया क्योंकि मुझे टाइम मिला नहीं, और लिटरली जो क्वेश्चन आया था आरपीसी सेकंड ग्रेड में वो इनमें से ही आया था। ठीक है, जो क्वेश्चन है और जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर से ही जो क्वेश्चन आया था। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरी अप्रोच ये होती है कि हमें एग्जाम निकालना है तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू अप्रोच ही रखनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। जो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है ना वो 1915 में आया था। कब लिखा गया था? 1915 में लिखा गया था। ठीक है, अब इसके अंदर ये लिखा किसने? तो ये लिखा है टीएस एलियट का। ये पोएम है किसका है? टीएस एलियट का। ठीक है, अब एक चीज आप याद रखना कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो 3 क्वेश्चन आपके रेडी हो गए कि एक तो ये लिखा कब? 1950 में लिखा किसने? टीएस एलियट ने लिखा, और ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, यहाँ पे और कौन कौन सी थीम्स लाइक जॉनरा डिस्कस हुआ है? तो यहाँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, या इंटीरियर मोनोलॉग डिस्कस किया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में कैसे जो वर्ल्ड था वो एक पैरालाइसिस, एलियनेशन, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी हो रही थी। जो मॉडर्न अर्बन मेल को दिखाया गया है कि भले ही उसके पास में पूरी दुनिया है आसपास, अर्बन लाइक घर के घर बन रखे हैं, लेकिन एक भी जना नहीं है जिससे वो रिलेट कर पाए, जिससे वो बात कर पाए। तो ये उसी थीम के ऊपर ये है, जिसके अंदर एक इंसान होता है, एक मैन होता है जिसका नाम होता है जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ठीक है, और वो क्या करता है, वो अपने अंदर जो भी चलता है उसे वो व्यक्त करता है इस पोएम में, जिसे हम कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, जहाँ पे एक साइलेंट लिसनर सुनता रहता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमें नहीं पता पोएम क्या है, कैसी है, हमें सिर्फ ये एमसीक्यूज रट लेने हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या 2 क्वेश्चन आ गए मैक्सिमम, तो वो इनमें से ही अगर ये पढ़ा तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें अगर टाइम देना ही है तो हमें फर्स्ट पेपर में हमारा 40% क्लियर होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें सिर्फ लाइक थोड़ा सा हमें शॉर्टकट ही रखना पड़ेगा क्योंकि एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें से। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो नैरेटर है वो खुद जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ही है। ठीक है, ये है कौन? ये ना मिडिल एज्ड पर्सन है। मिडिल एज मतलब 40 से 50 साल की इसकी उम्र है। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब शाय है, सोशली एंशियस है, ये रेस्टलेस है। ठीक है, ये वर्ड्स जो भी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस कैसे भी आ सकता है। तो सोशली एंशियस है, रेस्टलेस है, इनडिसाइसिव मैन है, लाइक उसके पास दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, उसके पास कोई बात करने के लिए है नहीं। ठीक है, वो थोड़ी एंजाइटी में है। अब क्यों है आगे देखते हैं। अब क्या होता है, जो ये टीएस एलियट है ना, टीएस एलियट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन, जो कि इंसान के दिमाग में जो चलता है ना उसे वो दिखाते थे किसके थ्रू के लाइक वो जो पास का जो एनवायरनमेंट है ना उसके थ्रू वो दिखाते थे कि वो पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है। तो उन्होंने जो सेटिंग रखी वो एक डिकेइंग, एक धुन, यानी वहाँ पे धुन थी, फॉग कवर्ड थी पूरा अर्बन लैंडस्केप में, जो दिखाती है कि जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की जो दिमाग की हालत है ना वो क्लैरिटी नहीं है, वो अभी भी थोड़ा सा क्या है, वो एंजाइटी में है। ठीक है, वो इनडिसाइसिव है, तो उसे दिखाने के लिए फॉग का यूज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो प्रूफ्रॉक है ना वो किसी से प्यार करता है, लेकिन वो इनएबिलिटी टू एक्ट है। वो चाहता है कि वो प्रपोज करे लेकिन वो कर नहीं पाता, वो एक्शन नहीं कर पाता, वो सिर्फ थॉट ही है, वो थॉट में फंसा हुआ है। किसमें? थॉट में फंसा हुआ है। वो क्या नहीं कर पा रहा? वो एक्शन नहीं जा पा रहा। क्या नहीं कर पा रहा? एक्शन। तो एक्शन की तरफ नहीं जा पा रहा, सिर्फ उसके थॉट्स में फंसा हुआ है। ठीक है, वो क्या चाहता है? इनएबिलिटी टू एक्ट, यानी वो एक्शन नहीं ले पा रहा, और एक्सप्रेस इज लव और टू फाइंड मीनिंग इन ट्रिवियल
टी ड्रिंकिंग सोसाइटी। टी ड्रिंकिंग मतलब सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, कोई लाइक डीप बातें कर नहीं रहा। और ये जो अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है ना, ये डीप बातें करना चाहता है, ये ढूंढना चाहता है कि मेरे जैसे कौन सोच रहा है, ठीक है। और वो उसके लिए इस मीनिंग में कोई इस वर्ल्ड में कोई मीनिंग है नहीं, ठीक है। कि हम मरने के बाद भी कुछ नहीं होगा और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग उतना ही है जितना हमने बनाया है, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जो एक पैरालिसिस हो, एलिनेशन, एक एग्जिस्टेंशियलिज्म सोसाइटी में आया था, ये उसी को डिपिक्ट कर रहा है। तो है ना, वो एक तो इनएबिलिटी टू एक्ट है, वो अपने जो लवर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। और वो मीनिंग भी फाइंड नहीं कर पा रहा वर्ल्ड में, ठीक है। और अब है की मोटिव, या मोटिव का क्या यूज किया है। जो टाइम है ना, टाइम को यहाँ दिखाया गया है कि द फियर ऑफ एजिंग, उसे डर भी है, उसे एंजाइटी क्यों है कि यार वो दिनों दिन बूढ़ा होते जा रहा है, वो मर जाएगा, उसे वो भी टेंशन है, एंजाइटी है उसे, ठीक है। और एक फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है। एक फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड क्या डिपिक्ट कर रहा है, जो उसकी ब्रोकन साइकी है, उसका जो साइकोलॉजिकली वो ब्रोकन है ना, उसे वो डिपिक्ट कर रहा है फ्रेगमेंटेशन में, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा डीप चलते हैं। ये मैंने उसी तरीके से नोट्स बनाए, ये मैंने लाइक 3-4 साइट से मैंने नोट्स उठाए हैं। मैंने देखा आरपीएससी कभी भी ये लाइंस जो पोएम्स की होती है ना, वहाँ से नहीं, वो डिटेल थीम से क्वेश्चन उठाती है। तो मैंने उसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो मैंने कवर इसमें कर लिए थे। येलो फॉग जो मोटिव्स है, जो मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए मैंने इसमें, यानी आपको सिर्फ मलाई खानी है, ठीक है। मैंने हर चीज़, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने इसी नोट्स में सब कुछ डाल दिया है, बस आप ये कैसे भी करके रट लेना, ठीक है। अब क्या था, ओपनिंग इमेजरी कैसे होती है, स्टार्ट कैसे होती है पोएम। तो पोएम स्टार्ट होती है एक मेटाफिजिकल कंसीट के साथ में, जहाँ पे कंपैरिजन होता है इवनिंग स्काई का ना, जो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जो इवनिंग मतलब जो शाम का जो आसमान है ना, शाम के आसमान को कंपेयर किया गया है पेशेंट से। जैसे एक पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, एक पेशेंट टेबल पे पड़ा है, उस पेशेंट से कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया, इवनिंग स्काई को, ठीक है। और ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो पैरालिसिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, कि जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है ना, बस हम जीने के लिए जी रहे हैं, बाकी अंदर से किसी के पास कोई मॉरलिटी नहीं है, किसी के पास कोई मीनिंग नहीं है, बस ये टी ड्रिंकिंग सोसाइटी बन चुकी है। हम एक पैरालिसिस है, हम एक जॉम्बीज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है कि लाइक इवनिंग स्काई को किससे कंपेयर किया, तो पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल से कंपेयर किया, और जो क्या डिपेक्ट करता है वो पैरालिसिस सिचुएशन को डिपेक्ट करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक लाइन आती है, द हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स, ठीक है। तो द मटरिंग रिट्रीट्स एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स symbolize the grimy, unglamorous reality of the city, contrasting with the traditional poetic setting। तो क्या होता था, देखो पुराने जो पोएम्स होते थे ना, उसमें बड़ा यूटोपिया दिखाया जाता था कि अरे जो मेरे आसपास का शहर है वो इतना खूबसूरत है, ओहो नेचर इतना अच्छा है, बादल इतने सुंदर लग रहे हैं, सूरज इतना सुंदर लग रहा है, लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, वो ऐसा दिखाते थे। बट यहाँ डिपिक्शन हो रही है रियलिटी, कि रियलिटी तो बड़ी अपसर्ड है, रियलिटी में तो लोग लड़ रहे हैं, लोगों के पास मीनिंग ही नहीं है। तो उन्होंने किस तरीके से दिखाया, जो मैंने कहा था टी एस एलियट क्या दिखाते थे, अपने एनवायरमेंट से जो साइकी होता था उन्हें वो दिखा देते थे। तो उन्होंने 2 वर्ड्स का यूज किया, द मटरिंग रिट्रीट्स, क्या मटरिंग रिट्रीट्स, ठीक है, सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स, ठीक है, कि रेस्टोरेंट्स के अंदर सॉडस्ट जमी हुई है, ठीक है। और ये क्या सिंबलाइज करती है, ग्रीमी अनग्लैमरस रियलिटी ऑफ द सिटी, कि सिटी लाइफ कितनी लाइक ग्रिम है, कितनी ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड है, कितनी ज़्यादा वॉइड है उनमें, ठीक है। और ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट, के स्ट्रीट्स में कोई नहीं है, सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स है और मटरिंग रिट्रीट्स है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उन्होंने एक और चीज़ का यूज़ किया था पोम के अंदर, द येलो फॉग। तो ये येलो फॉग क्या होता है, ये सबसे मोस्ट फेमस इमेजेस में से एक है। अब येलो फॉग का मतलब क्या है, ये जो फॉग है ना, इसे कंपेयर किया गया कैट से। वो कैट जो कि अपनी बैक को रब कर रही है विंडो पेन से और लिक कर रही है अपनी टंग से उसके कॉर्नर्स, किसके, विंडो पेन्स के, और फिर अंगड़ाई लेते हुए सो जा रही है। अब ये क्या सिग्निफाई कर रही है, टी एस एलियट ने कितना मतलब मेटाफिजिकल कंसीट यूज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज का डिपिक्शन कर रहा है, बट इसका मतलब क्या है, ये पोर्ट्रे कर रही है कि क्रीपिंग परसिस्टेंट नेचर ऑफ मॉडर्न अर्बन डिके, इससे ये सिंबलाइज कर रही है। तो आपको ये बस मक कर लेना है कि फॉग किससे कंपेयर हुई थी, फॉग कंपेयर हुई थी कैट से। कैट क्या कर रही है, कैट रब कर रही है अपनी बैक को विंडो पेन से, ठीक है, और लिक कर रही है किससे, कॉर्नर ऑफ द विंडो पेन से, अपने टंग से वहां लिक कर रही है, और फिर कर्ल्स अप टू स्लीप कर रही है। और ये पोर्ट्रे किसको कर रहा है, क्रीपिंग परसिस्टेंट नेचर ऑफ मॉडर्न अर्बन डिके। क्वेश्चन डायरेक्ट उठ जाएगा यहाँ से कि येलो फॉग से किसे कंपेयर किया, कैट से, ठीक है। एक तो आप पूरी पोएम पढ़ो, एनालाइज करो, आपको
सिलेक्शन लेना है तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी, आपको बेटर चीज़ें करनी पड़ेगी। और लाइक ये चीज़ें पेड क्लासेस में लोग पढ़ाते हैं, बट आई एम गिविंग इट फ्री, ठीक है। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, क्योंकि ये जो पोएम है ना, ये एमपी में जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वहाँ दे रखी है, यूपी में दे रखी है। तो मैंने वहाँ से क्वेश्चन उठाए कि ये क्वेश्चन उठते हैं कहाँ से, यहाँ से। तो क्वेश्चन डायरेक्ट थीम से उठते हैं, या तो उठते हैं मोटिव से, या सिम्बोलिज्म से, ठीक है, और या करेक्टर से। तो मैंने सारा वही कर दिया। हम वेस्ट नहीं करने वाले टाइम कि हम 5-6 दिन तक हम 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 आप 6-6 घंटे की वीडियोस देख रहे हो इस टॉपिक पे, उसके बाद में भी क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ओपनिंग लाइन में तो क्या किया था, एक तो ये चीज याद रखनी कि जो शाम का आसमान है उसे किससे कंपेयर किया, पेशेंट से, ठीक है, जो कि टेबल पे लेटा हुआ है, वो पैरालिसिस ऑफ सिचुएशन को दिखा रहा है, ठीक है। सेकंड, जो हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स है, कौन सी हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स, ये सिंबलाइज किससे कर रही है, तो ये सिंबलाइज कर रही है कि मतलब ये कॉन्ट्रास्ट सिंबलाइज कर रही है कि पहले कैसे पोइट्स में, ये पोएम्स के अंदर किस तरीके से लाइक बहुत ज्यादा अडोर किया जाता था, ठीक है, उन्हें खूबसूरत दिखाया जाता था। वहीं जो टीएस एलियट है, उन्होंने तो मटरिंग रिट्रीट्स कह दिया, सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स कह दिया, हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स कह दिया, उन्होंने अनग्लैमरस रियलिटी ऑफ द सिटी दिखा दी। अब आगे आता है द येलो फॉग। तो द येलो फॉग का किससे कंपेयर किया, कैट से किया। कैट क्या कर रही है, अपनी बैक को रब कर रही है विंडो पेन से और लिक कर रही है कॉर्नर को, ठीक है, अपने टंग से, ठीक है, और कर्ल्स अप टू स्लीप। तो ये दिखा रहा है परसिस्टेंट क्रीपिंग नेचर ऑफ मॉडर्न अर्बन डिके, ठीक है। अब एक लाइन आती है, डू आई डेयर, इसका मतलब क्या है, तो ये जो रिटोरिकल क्वेश्चन है, दिस रिफ्रेन कैप्चर प्रूफ्रॉक्स पैरालिसिस, ही कॉन्स्टेंटली आस्क इफ ही हैज द करेज टू चेंज हिज लाइफ, इंटरप्ट द यूनिवर्स और डिस्टर्ब द स्लंबर ऑफ सोसाइटी। अब मतलब क्या है, वो कह रहा है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है, वो खुद से पूछ रहा है, क्योंकि है तो ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो वो खुद से पूछ रहा है कि तुम में इतनी करेज है कि तुम अपनी लाइफ को चेंज कर दो, है ना, या फिर जो आसपास हो रहा है इसे चेंज कर दो, या फिर यूनिवर्स को इंटरप्ट करके इस जितनी दुनिया के अंदर ये स्लंबर और वर्ल्ड है इसे तुम सही कर सकते हो क्या। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, डू आई डेयर। तो वहां खुद से ये पूछता है कि क्या तुम ये कर सकते हो क्या, ये जो और ये दिखाता है कि जो प्रूफ्रॉक का जो मेंटल स्टेट है ना, वो एक पैरालिसिस सिचुएशन के अंदर है, और वो कॉन्स्टेंटली ये पूछता है, डू आई डेयर, ठीक है, कि भाई उसके अंदर एक करेज है कि वो उसकी लाइफ चेंज कर सकता है, वो इंटरप्ट कर सकता है यूनिवर्स को, और एक नया खुद की जो फ्यूचर होगा वो खुद लिख सकता है क्या उससे। बस वो सोचता ही है, वो एक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। अब आगे आता है द टी पार्टी सीन, ठीक है। तो टी पार्टी सीन में क्या होता है, जो ये लाइंस है ना, ये लाइंस ये कहती है कि जो प्रूफ्रॉक है ना, प्रूफ्रॉक ये कहता है कि भाई मैंने अपनी जो लाइफ है ना, वो मैंने कॉफी स्पून से मेजर्ड की है। किससे की है, कॉफी स्पून से। तो अब ये कैसी बात हुई, टीएस एलियट कुछ ऐसा ही लिखते थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये सिंबलाइज करता है ट्रिवियलिटी, बोर्डम, रिपीटेटिव नेचर ऑफ प्रूफ्रॉक्स एग्जिस्टेंस की। जो सुबह उठता हूं मैं काम के लिए चला जाता हूं, मैं खाना खा लेता हूं, मैं सो जाता हूं, सुबह उठता हूं, काम के लिए चला जाता हूं, ठीक है, और फिर मैं खाना खा लेता हूं और फिर मैं सो जाता हूं। तो कितनी बोर्डम वाली लाइफ है। उसी तरीके से जैसे हम कॉफी के अंदर लाइक कॉफी स्पून का जैसे यूज करते हैं ना, उसी तरीके की बोर्डम लाइफ है। तो उन्होंने क्या कंपेयर किया, द टी पार्टी सीन के अंदर उन्होंने क्या कंपेयर किया, उन्होंने बोला कि मैंने अपनी जो लाइफ है ना उसे कॉफी स्पून से मेजर्ड किया है। तो ये अब थोड़ा किसी किसी को समझ में आ नहीं रहा होगा, लेकिन ये मत कर लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आया कि प्रूफ्रॉक ने अपनी लाइफ को किससे मेजर्ड किया, तो कॉफी स्पून से किया। और जो वो क्या सिंबलाइज करता है, वो ट्रिवियलिटी, बोर्डम, रिपीटेटिव नेचर ऑफ प्रूफ्रॉक्स एग्जिस्टेंस को सिंबलाइज करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, द वुमेन रिफ्रेन, ठीक है। अब क्या होगा इसमें ये प्रूफ्रॉक कहते हैं कि, तो प्रूफ्रॉक देखता है कि एक रूम में एक वुमेन आ रही है और जा रही है, क्या कर रही है, द वुमेन कम एंड गो। और वो बातें किसकी कर रही है, वो माइकल एंगलो की बात कर रही है, ठीक है। तो प्रूफ्रॉक सोचता है कि यार ये कितने सुपरफिशियल और कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं ये, और ये कॉन्ट्रास्ट दिखाती है कि प्रूफ्रॉक बात करना चाहता है, वो प्रूफ्रॉक एक आउटसाइडर की तरफ फील कर पा रहे हैं कि जहां पे जो रिच क्लास है ना, वो तो माइकल एंगलो की बात कर रही है, वो तो ऐसी लॉफ्टी डिस्कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। और प्रूफ्रॉक को चाहिए कि कोई उसे मीनिंग दे दे। लाइक ये अगर मैं सही बोलूं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो रिच क्लासेस है वो तो जो होता है वो ऑप्टिमिस्टिक बातें कर रहे हैं, वो तो माइकल एंगलो, उनके पास पेट फुल है, उनको मीनिंग शायद है या नहीं है, लेकिन एक लाइक जो उसने डिपिक्ट किया कि ये सब क्या है, टी ड्रिंकिंग सोसाइटी है, मतलब इनको खुद का नहीं पता, लेकिन ये बातें किसकी करेंगे, माइकल एंगलो की करेंगे,
ठीक है, जो अमीर क्लास है। वॉइड तो उनके पास भी है, लेकिन वो वॉइड को बुलाने के लिए वो ऐसी फैंटेसिक बातें करेंगे। और क्यों वो लड़की क्यों कर रही है माइकल एंजेलो की बातें? वो इसलिए कर रही है ताकि सोसाइटी में उसका स्टेटस और बढ़े। तो प्रूफ्रॉक ऐसा कहता है कि जब ये इलाइट्स और ये इंटेलेक्चुअल इलाइट्स जब माइकल एंजेलो की बातें कर रही है, ये वुमेन, तो प्रूफ्रॉक जो फीलिंग है ना, वो एक आउटसाइडर की तरफ फील कर रहा है और वो इनके साथ एंगेज नहीं कर सकता। वो एक हेल्पलेस फील करता है कि भाई मैं इनके साथ एंगेज नहीं कर सकता इनके लॉफ्टी डिस्कोर्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इनमें से आ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट के डायरेक्ट, तो आप बस समझते जाइए। अब आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो प्रूफ्रॉक है ना वरी करता है कि यार उसका जो ये बॉडी है, फिजिकल अपीयरेंस है ना, उसके बारे में वो एक उसे एंजाइटी होती है। जैसा मैंने बताया था, उसे एंजाइटी हो रही थी कि भाई टाइम फटाफट जा रहा है और वो बूढ़ा होते जा रहा है। ठीक है, अब उसे एंजाइटी हो रही है कि भाई जो उसके हेयर है ना, वो अब पतले होते जा रहा है, मतलब धीरे धीरे वो जो उसके बाल है वो गिरते जाएंगे। ठीक है, उसके जो आर्म्स और लेग्स है ना, वो भी पतले होते जा रहे हैं। ठीक है, और वो एक क्या करता है, वो मॉर्निंग कोट पहनता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रूफ्रॉक क्या पहनता है? तो मॉर्निंग कोट पहनता है। और जो उसकी इनसिक्योरिटी है ना, तो यही जो इनसिक्योरिटी है ना, यही उसे प्रिवेंट कर रही है कि उसके ट्रू डिजायर्स, वो गोल जो उसके चाहिए, वो परसीव करने के लिए। मतलब जैसे उसे एक लड़की पसंद है, लेकिन वो उसे कभी प्रपोज नहीं कर पा रहा, वो एक्शन नहीं कर पाता, वो सिर्फ ऐसे थॉट्स में पड़ा रहता है। ठीक है, वो एक्शन नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? एक्शन। ठीक है, तो यही जो इनसिक्योरिटी, वो इनसिक्योरिटी में, इन थॉट्स के अंदर वो इतना खोया हुआ है, वो उसके पास मीनिंग नहीं है। लेकिन इसलिए वो क्या करता है, वो यही सब चीजें उसे प्रिवेंट करती है कि वो उसकी जो ट्रू डिजायर्स है ना, उसे परस्यू करे। ठीक है, अब एल्यूजन्स, अब इस पोएम में एल्यूजन्स कौन कौन से यूज किए गए हैं? तो हैमलेट का एक एल्यूजन यूज किया गया है, जहां पे प्रूफ्रॉक एडमिट करता है कि आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट। ठीक है, नॉर वॉज मेंट टू बी, नहीं मैं कभी बनना चाहता था। ठीक है, या फिर मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। वो अपने आप को, प्रूफ्रॉक कहता है कि मैं अपने आप को एक अटेंडेंट लॉर्ड, मतलब जो एक माइनर इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर होता है ना, जिसको ड्रामा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हम महाभारत की बात करें, तो वो कह रहा है कि जो मेन कैरेक्टर्स है ना, वो तो दूर की बात है, अगर कोई साथ में कोई सर्वेंट खड़ा है, ठीक है, कोई सर्वेंट पीछे, बस वो कोई कोई होता है ना, कोई हम मूवीज देखते हैं तो कुछ लोग तो सिर्फ वो डोर कीपर होते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं तो अपने आप को सिर्फ वो डोर कीपर जितना ही सोचता हूँ, मेरी हिम्मत और मेरी जो डेस्टिनी है वो तो इतना ही है। मैं तो अपने आप को उतना ही सोचता हूँ कि जो मेन हीरो होता है ना, कोई भी मूवी होती है, ठीक है, उस मूवी में एक तो हीरो होते हैं और कुछ विलेंस होते हैं, उनके बीच में स्टोरी चलती है। और कुछ होते हैं इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर, जैसे कोई हीरो जा रहा है, उसके पास में कोई अंकल भी होंगे जो कि फ्रेम में आ जाते होंगे। ठीक है, तो वो तो कह रहा है कि मैं तो वो हूं, सिर्फ उतना है मेरा तो। या फिर अगर कोई हीरो है तो हीरो को जो सर्व करने वाले जो सर्वेंट्स होते हैं ना, मैं तो उतनी है, मेरी तो सिर्फ उतनी ही सोच है और मैं उतना ही बनना चाहता हूं। तो यहाँ पे कितनी बड़ी बात कह दी उसने। एल्यूजन्स में, हैमलेट में उसने कितना कितना ज्यादा वो अंदर से डिसइल्यूजन्ड है, कितना ज्यादा उसके अंदर सैडनेस है, वॉइड है। तो ये दिखाता है प्रूफ्रॉक का अंदर का मेंटल स्टेट, जहां पे वो कहता है नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मेंट टू बी, ही सीज हिमसेल्फ एज एन अटेंडेंट लॉर्ड, अ माइनर इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर इन द ड्रामा ऑफ लाइफ। ठीक है, अब आता है एक और एल्यूजन, लैजरस। ठीक है, लैजरस, तो वो कहता है मुझे तो है ना, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तो लैजरस हूं, जो कि मरने के बाद वापस रिटर्न आया इस दुनिया में, और उसने ट्रुथ बताया, लेकिन लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया। तो प्रूफ्रॉक कह रहा है मैं तो चिल्ला चिल्ला के लोगों को कह रहा हूं कि असली ट्रुथ क्या है, कोई मीनिंग नहीं है लाइफ में। ठीक है, तुम सब एक मीनिंग ढूंढने के लिए तुम इतनी पार्टीज में जा रहे हो, तुम इतनी माइकल एंजेलो की बातें कर रहे हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसमें। रियल ट्रुथ है क्या? ठीक है, कुछ मतलब नहीं है। और जो एक चीज मैं साइड नोट दे देता हूं, जो जितना पढ़ा लिखा है ना इस दुनिया में, उसे पता है कुछ मतलब है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शेक्सपियर का जूलियस सीजर लेना, तो कुछ क्रिटिक्स आज भी ऐसा कहते हैं कि जूलियस सीजर को सब पता था कि जो ब्रूटस है और जो बाकी लोग हैं ना, वो उसे मारने वाले हैं, वो उसे बेट्रे करने वाले हैं। तो फिर जो सीजर था, कौन सीजर था, तो उसने फिर क्यों कुछ नहीं किया सीजर ने? क्योंकि वो इतना, उसे पता था कि अगर मैंने इनको बिट्रे करने से रोक भी लिया तो इस ग्रैंड स्कीम ऑफ यूनिवर्स में क्या बिगाड़ लूंगा मैं? इतना बड़ा यूनिवर्स है, छोटी सी अर्थ है, उसमें छोटे से हम हैं, और हम कुछ भी चाहें, हम कुछ डिक्टेट थोड़ी कर सकते हैं हिस्ट्री को। तो ऐसा मानते हैं क्रिटिक्स अभी भी
कि जो सीजर है तो उसे पता था कि ब्रूटस वगैरह बिट्रे करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है। उसे पता है कि यार यार कुछ कर भी लूंगा तो भी कुछ नहीं होना। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी सोच नहीं है, ये मैं क्रिटिक्स के बता रहा हूँ, और ऐसा क्रिटिक्स मानते हैं कि जो अगर कुछ ज्यादा पढ़ लेता है ना, कुछ भयंकर कोई फिलोसॉफिकल या फिर कुछ ज्ञान ले लेता है ना, फिर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, उससे सब कुछ दिखने लग जाता है कि यहाँ से मैं अगर कुछ करूंगा तो भी एंड पॉइंट वही बन रहा है, अगर मैं यहाँ से कुछ नहीं करूंगा तो भी एंड पॉइंट बन रहा है। वो अपने आप को फिर वो क्वेश्चन करता है फ्री विल को कि फ्री विल है या नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो वहीं आना है, ऐसा लोग क्रिटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यार मैं इस सोच से हम प्रूफ्रॉक की सोच जान सकते हैं कि प्रूफ्रॉक जो बातें कर रहे हैं कि मैं लाजारस हूं, ठीक है, मैं डेथ के बाद सोसाइटी में आ गया, लेकिन सोसाइटी ने मेरा ट्रुथ इग्नोर कर रहे हैं, जो कि सब करते ही हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी साइड आपको बस कैरेक्टर याद रख लेना और एग्जाम में क्वेश्चन कर लेना। अगर वैसा फिलोसॉफिकल कुछ और डीप चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करना, वैसा भी कुछ हम ला सकते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर, ठीक है। तो अब आते हैं लास्ट, द मरमेड्स। तो मरमेड्स का लास्ट में यूज करते हैं। तो वो प्रूफ्रॉक कहता है कि भाई मैंने मरमेड्स को गाते हुए सुना है, ठीक है, लेकिन वो कहता है कि जो मरमेड्स को मैंने सुना है एक दूसरे को गाते हुए, है ना, लेकिन वो मेरे लिए नहीं गाएगी। आई डू नॉट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी। और ये सिंबलाइज करता है द फाइनल रियलाइजेशन दैट प्रूफ्रॉक इज परमानेंटली एलिनेटेड फ्रॉम द ब्यूटी एंड फैंटेसी ऑफ लाइफ। तो इससे क्या पता चलता है, वो कहता है मैंने मरमेड्स को गाते हुए तो सुना है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं गाएगी कभी। वो ये दिखाता है कि प्रूफ्रॉक ने मेंटली ये एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई अपना काम तो खत्म है, अब मुझे कोई नहीं सुधार सकता या मुझे कोई अब नॉलेज दे नहीं सकता। उससे जो जिंदगी में एक होप होती है ना, वो होप भी उसकी खत्म हो गई थी। उसके मेंटल स्टेट से ऐसा पता चलता है कि प्रूफ्रॉक इज परमानेंटली एलिएनेटेड फ्रॉम द ब्यूटी एंड फैंटेसी ऑफ लाइफ। वो ऐसा कह रहा है कि मुझे ये जो सुंदर चीजें हैं ना, ये कभी अच्छी नहीं लग पाएगी अब। तो ये सिंबलाइज करता है द मरमेड से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो एक हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आरपीएससी डायरेक्ट फैक्चुअल पूछती है, तो उसी हिसाब से मैंने बनाया कि आरपीएससी पैटर्न एग्जाम नोट्स, ठीक है। तो ये है क्या, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये इंटीरियर मोनोलॉग है, ठीक है। मूवमेंट कौन सा है, ये मॉडर्निज्म है, लिखी किसने, टीएस एलियट ने लिखी है, ठीक है। और जो मेजर सिंबल है, मेजर सिंबल क्या है, एथराइज्ड पेशेंट, ये याद रखना, एथराइज्ड पेशेंट। और किससे कंपेयर किया था इसे शाम के आसमान को, ठीक है, उससे किससे कंपेयर किया, एथराइज्ड पेशेंट से। स्पिरिचुअल इलनेस को दिखाती है ये ह्यूमैनिटी में, ठीक है। जो टाइटल है, टाइटल बड़ा आयरॉनिक है, क्योंकि टाइटल क्या है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। और लास्ट में हमें पता चलता है मरमेड वाले सीन में कि उससे तो ब्यूटी और जो भी जो नेचर में जो अच्छी चीजें हैं वो तो उसे कभी अच्छी लगने ही नहीं वाली, वो इतना हेल्पलेस है। तो लिखा हुआ तो है लव सॉन्ग, लेकिन है ये मान लो हेट सॉन्ग ही है, जहाँ पे वो रियलिटी बता रहा है कि लाइफ तो बड़ी रियलिस्टिक टोन में, तो लाइफ में का कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ तो बड़ी सैडनेस सी है, और लाइफ में कितना भी कुछ कर लो, यहाँ पे एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमारे पास फ्री विल है नहीं। वो ऐसे क्वेश्चंस करता है। तो लाइक है तो ये सैड सॉन्ग ही, लेकिन आयरनिक क्या लिखा हुआ है, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ठीक है। और यहाँ पे जो लव सॉन्ग लिखा हुआ तो है, लेकिन वो कहता तो है कि मुझे अपने बिलवड से प्यार भी है, लेकिन वो कभी कन्फेस करता है, वो इस पोएम में भी कभी कन्फेशन नहीं करता, वो सॉन्ग नहीं लिखता। है तो यहाँ लव सॉन्ग, लेकिन वो पूरा जो पोएम है उसके वो कहता है मुझे करना है, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं शाय हूँ, मुझे नहीं पता वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, वो ऐसी बातें करता है। तो लिखा हुआ लव सॉन्ग है, लेकिन है सैड सॉन्ग, ठीक है। तो ये आयरन ही दिखाता है, टाइटन कैसा है, आयरन, ठीक है। इसमें मेजर थीम क्या है, तो जो एक टर्म आप याद रखना, अबूलिया। अबूलिया का मतलब क्या होता है, वो एक्शन ही तो नहीं कर पाता, बस वो थॉट ही सोचता ही है, वो एक्शन नहीं कर पाता, उसमें इतनी लाइक अंदर से उसकी विल ही खत्म हो चुकी है, उसके अंदर विल नहीं है कि वो एक्शन करे। तो इसे ही कहते हैं अबूलिया, द इनएबिलिटी टू मेक डिसीजंस, ठीक है। अब यह एपिग्राफ क्या यूज किया गया, तो ये डांटे का जो इन्फर्नो है, डांटे ने जो लिखी थी, तो एपिग्राफ होता क्या है, जो कोई भी अगर बुक होती है, कोई भी बुक होती है, तो बुक के जो फर्स्ट पेज पे जो एक लाइन लिखी हुई होती है ना, जो हमें इंट्रोड्यूस करवाती है उस बुक से, एक शॉर्ट फ्रेज ही होता है या सेंटेंस होता है ये, जो कि इंट्रोडक्शन टू अ बुक और पार्ट ऑफ इट से हमें जहाँ लिखा होता है, जैसे इंट्रोडक्शन देते हैं तो फर्स्ट पार्ट पे ये लिखा होता है, ठीक है। या फिर कभी कभी एपिग्राफ कोई बिल्डिंग पे भी लिखा होता है, जब जहाँ एंट्री होती है वहाँ पे, तो उसे कहते हैं एपिग्राफ, है ना। तो ये डांटे के इन्फर्नो से लिया गया है, जहाँ पे प्रूफ्रॉक है ना, वो हमसे बात करते हैं और कहते हैं कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम भी उतने ही भटके हुए हो, तुम भी उतने ही लॉस्ट हो जितना मैं हूं, ठीक है। और वी विल नेवर रिपीट हिज सीक्रेट्स, ठीक है।
तो अब आपको लग रहा होगा कि हमारा जो पोएम का हमने कर लिया है, इस पे अब अगले क्लास में जब मैं क्वेश्चंस लाऊंगा ना, यू विल बी सरप्राइज्ड। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये लाइक पोएम कैसे पढ़ी है ये। आप पोएम्स पढ़ लो, आप 5-6 क्लासेस कर लो, आपको ये पोएम समझ में नहीं आने वाले, आपको क्रक्स कोई भी नहीं समझा पाएगा जो सच में ये है। तो मैंने उसी तरीके से नोट्स बनाए हैं कि बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड, और जितनी थीम्स है, टी.एस. एलियट की पोएम को आप एनालाइज करने बैठोगे, आपका एनालाइज हो जाएगा। टी.एस. एलियट इतने ज़्यादा सिंबल्स यूज़ करते थे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ करते थे, इतना ज़्यादा पीछे माइथोलॉजी यूज़ किया करते थे वो। ठीक है, तो लोगों को समझ में आती नहीं थी, है ना। और अभी भी पढ़ने जाओगे तो शायद क्वेश्चन नहीं बन पाए। तो मैंने इस तरीके से नोट्स अरेंज किए हैं कि आप बस इन्हें सब याद कर लेना कि ओपनिंग इमेजरीज, हाफ डेजर्ट स्ट्रीट्स, द येलो फॉग, जो हमने और डिटेल में जो अंदर पढ़ी है, डू आई डेयर क्यों बोल रहा था वो बार बार, टी पार्टी सीन में क्या हुआ, द वुमेन रिफ्रेन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, है ना, और हैमलेट, लेज़ारस। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, ये पॉइंट्स कहीं भी आपको मिलेंगे नहीं, ये मैंने खुद ने अपने आप से ये चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, ताकि मैं एक टाइटल दे सकूँ और फिर जो मैंने पोएम का पूरा क्रक्स ही मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अगर आप पोएम पढ़ने बैठोगे तो लाइक आपको पता चलेगा कि पूरी पोएम के जो लाइन बाय लाइन है, मैंने कहीं कहीं जो 5 लाइन का जो कोर था वो मैंने एक पॉइंट में बना दिया। तो मैंने इसी तरीके से की मोटिव्स और हर चीज़, सेटिंग, थीम्स मैंने पूरा इसमें करवा दिया है। सो आई होप यू एंजॉयड, एंड अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की और क्लासेस देखनी तो प्लीज़ डू गो एंड चेक माई प्लेलिस्ट। वहाँ पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से पूरी प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। और आपको राजस्थान हिस्ट्री अगर आपको हिंदी मीडियम में नहीं समझ में आती तो आपको इंग्लिश में उसकी क्लासेस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो इसके एक और सेकंड पार्ट आएगा इसका, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि आपके कितने अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं इन्हीं नोट्स में से, आपके क्वेश्चंस। और इस बार भी जो आरपीएससी के में जो क्वेश्चन आया था वो इन्हीं नोट्स में से आया, आप वापस चेक कर लेना जाके। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड बाय। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि मेरे प्रोफाइल में अबाउट में मिल जाएगा।